हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका दीपक क्लासेस पे। 2 दिन पहले हमने जेई के 2022 के ऑल शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन थे पीवाईक्यू के, आज हम करने जा रहे हैं 2021 के ऑलमोस्ट जितने भी पीवाईक्यू मुझे मिल पाए, या आप ये कहें कि सारे शिफ्ट के पीवाईक्यू हम आज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। अगर चैनल में नए हैं तो बच्चों, आपका ये चैनल अभी नया है, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना एक वैल्यूबल फीडबैक नीचे ज़रूर डाल के जाएं। एक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे उससे कुछ मोटिवेशन मिले। कोई इम्प्रूवमेंट है तो मैं उसकी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एज शोन इन फिगर। तो फिगर मैंने बनवाया नहीं है, अब बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि आपके पास 4 पार्टिकल है, एक यहाँ पे है, इसका मास m है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मास भी m है, ठीक है। तो आपसे बच्चों क्या कह रहा कि 4 पार्टिकल ऐसे हैं जैसे कि फिगर में आपको शो दिखाया गया है या शो किया गया है, ठीक है। तो ये इधर मिल रखा है यहाँ पे और ये यहाँ इन्होंने मिलाया है। तो आप ये भी कह सकते हैं ये जो है, ठीक है, यहाँ से एक हमारी लाइन सीधा इसको जोड़ रही है और एक यहाँ से सीधा लाइन दूसरी वाले नीचे मास पे आ रही है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसे आ रही है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल ये, हाँ अब ठीक है, एक ऐसे आ रही है, ठीक। इन 2 मासों को कनेक्ट कर रही है और ये भी दिया है कि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 का है, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। अब देखिए गोल दिख रहा है आपको। पहली बात तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में उस पर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आप देखिए ये जो 4 पार्टिकल है ये हमारे किसके जैसे लगेंगे। अगर आप इसकी एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ से इस मास से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और इस मास से एक सीधी लाइन नीचे को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। एक आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो चारों को जब आप ड्रॉ करेंगे ये आपका स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के सेंटर पे 90 का एंगल होता है। तो आपसे कह रहा है कि 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास है मूव अलोंग अ सर्कल। अब आप क्या करिए, किसी एक पार्टिकल पे क्या करिए, फोर्स निकाल लीजिए, उसका आप रोटेशन देख लीजिए। तो एक पार्टिकल के कांटेक्ट में 3 पार्टिकल हैं, तो जो हमारा एक पार्टिकल है उस पर अगर आप तीनों से फोर्स निकाल दें और उसका जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो जरूरी है कि वहां पर F इक्वल टू mv²/r जो हमारा सेंटीमीटर फोर्स होता है उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं, ये वाले पर देखें, अगर आप देखिए इसमें ये जो साइड है, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये वाली जो साइड है वो कितनी है, ये पूरी साइड आप अगर एज्यूम करें यहां से लेके यहां तक, क्योंकि तो रेडियस ही है ना, ये r होगी, ठीक है। अगर ये r होती है तो ये भी r होगी बच्चों। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए आप तो स्क्वायर पे आप देखिए, ये अगर आपका कोई स्क्वायर है तो अगर आप इस पे निकालते हैं, मान लीजिए इस पे हम निकालते हैं, इस पे चारों कोने पे इस पे मास m है, तो अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो देखिए इसकी जो ये वाली साइड हो जाएगी पूरी, यहाँ से जो यहाँ तक मिलाएगा, ये r है, ये r है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 टाइम r, ठीक है। और ये जो डायगोनल हो जाएगा इसका यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हो जाएगा, ये r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। तो और आप निकालेंगे तो √2 टाइम r आ जाएगा। अब इस पे अगर आप फोर्स इसकी वजह से निकालें, इस मास की वजह से जो फोर्स होगा वो कहाँ को होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फोर्स F है, इस मास के बीच में देखिए आप, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या है, दोनों में हमारी डिस्टेंस सेम है, √2r, ठीक है। तो इसमें भी मैं F ही ले लेता हूं, इनके बीच में भी फोर्स F हो जाएगा। और इस पार्टिकल पे हमने ये 2 ले लिए, एक ये वाला, एक ये वाला,
ठीक है, इसको मत कंसीडर करिए, किसी एक पे ही निकालिए आप। तो एक तो मैंने ये वाला ले लिया, एक मैंने ये वाला ले लिया, और इसका इस पे जब हम फोर्स देखेंगे, ये जो यहाँ से इसको हम मिला रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी इसके बीच में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे आपके। तो जैसे ये आपका ये स्क्वायर था, तो इसमें आपके चार्ज क्या है, एक ये मास है, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसी प्रॉब्लम होती है, m है, ये m है, तो ये आपका तो √2r है। ठीक है, ये भी √2r है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अपनी तरफ लगाएगा, तो ये जो यहाँ पर फोर्स F होगा वो कितना होगा, F लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे भी जो पार्टिकल फोर्स लगाएगा वो F हो जाएगा। और यहाँ से जो ये जो डायगोनली इस पर फोर्स लगाएगा, हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल कितना होगा। तो पीछे के डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, r और r 2r। तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये F है, ये F है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में होगा। तो इन दोनों का देखिए, अगर एक F इस साइड है और एक F इस साइड है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा F नेट वो इस साइड होगा, और F नेट 90 एंगल है इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा, √2f। ठीक है, f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, तो 2f1 स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा तो √2 है, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो कितना है, √2 टाइम f, और एक इसका भी फोर्स है ये वाला। ठीक है, तो इनको अगर f नेट आप निकालोगे, f नेट, इसको आप f डैश नेट कर लीजिए, तो f नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा √2f प्लस f1, इसको मैं f1 कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस अलग है। तो अब हम f की वैल्यू रख लेते हैं, तो √2 f की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो g रख लिया मैंने, दोनों मास सेम है तो m स्क्वायर हो गया, ओवर डिस्टेंस देखिए इनके और इनके बीच में, तो √2 था, √2r का स्क्वायर जब आप करेंगे तो √2 का r का स्क्वायर आप लिख लीजिए पहले इसको, √2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं। F1 कितना हो जाएगा, F1 यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन वही gm स्क्वायर तो आ ही जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 2r है तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप सभी जानते हैं m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी बच्चों F नेट की, ये हमने किसके बराबर कर देनी है, ये हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ये सर्कल में पूरे घूमेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे हो जाएगा, F नेट इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, gm स्क्वायर यहाँ भी है, gm स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों से हम क्या करते हैं, gm स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, gm स्क्वायर बाहर आ गया और r स्क्वायर भी बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 है, नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/4। अब ये F नेट किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई r के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो m से m कट गया, r से r कट गया, तो यहाँ से आप v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, v इक्वल टू आपका, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये √2 है, तो अगर हाफ बाहर निकाल लेते हैं तो हाफ अंडर सब अंडर में भेज दीजिए, g अंडर में चले जाएगा, एक m बचेगा वो अंडर में चले जाएगा, और बाकी को सॉल्व करोगे तो √2 प्लस 1 बाई r। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखें 1/2 √r, ये नहीं हो सकता, 1/, तो इसका बी ऑप्शन होगा। तो समझ रहे होंगे यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। आपको एक सर्कल दिया है, कह रहा है कि जो कोने पे उसका पार्टिकल है जो वो अंडर द ग्रेविटी है। अब अगर आपको वो सर्कल दे रखा है तो आप समझिए कि वो सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं सारे पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी। तो जब सर्कुलर मोशन दिखाएंगे तो आप किसी पे भी निकाल सकते हैं फोर्स, उसको आप किसके इक्वल करें, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करें, क्योंकि वो गोल घूम रहे हैं, तो हमारा आंसर उसके इक्वेट करके निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ आर ई वी रेडियस ऑफ अर्थ देन द रेशियो बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ आर बिलो एंड द हाइट आर अबव द अर्थ सरफेस इज। तो आपसे कह रहा है कि एक
आर ई जो है आपका रेडियस है अर्थ का, और उसके बाद रेशियो निकालना है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ आर बिलो एंड द हाइट आर एबव, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप देखें बच्चों, जी ड्यू टू हाइट, अगर आप हाइट की वजह से ग्रेविटी निकालें, जी एच निकालें, तो जी एच की वैल्यू वेल नोन वैल्यू है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और कल भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जी 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये आपकी जी की वैल्यू होती है। और वहीं अगर जी डाउन की डेप्थ की बात करें तो डेप्थ कितना हो जाता है जी 1 माइनस एच बाई आर, ठीक है। तो अगर एच डेप्थ नीचे गया है तो जी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस एच बाई आर। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है और उसका क्या है रेशियो, ठीक है। तो जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने तो आप क्या करिए, इसमें कह रहा है रेशियो बिटवीन, तो आपका रेशियो निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप जी डाउन ओवर जी एच करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिए। तो आप जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एच बाई आर, और जो नीचे वाला है ऊपर पहुंच जाएगा अगर आप रेशियो कर पा रहे हैं, तो एच बाई आर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 माइनस एच बाई आर, और क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर वो लगा लीजिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2h बाई आर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जब आप इसका इंटू कर लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, माइनस एच बाई आर माइनस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एच क्यूब बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा 1 माइनस, अब इसमें आर दिया था हमें, जो हमने एच लिया है, इन्होंने क्या दिया है आर दिया है, ये आर दिया है, तो इसको आर के टर्म में क्या हो जाएगा आर बाई आर, एच की जगह आर रख दो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो सब नेगेटिव में है, देखते हैं कौन सा आंसर है। तो 1 माइनस ये प्लस, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन कोप्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा जी, आपसे कह रहा है दियर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आर 1 आवर एंड 8 आवर। 2 सैटेलाइट है, आपको उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर उनकी जो रेडियस है एक की इतनी है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ जो फार्दर सैटेलाइट है ऑब्जर्व फ्रॉम द नियरर एट द इंस्टेंट व्हेन बोथ द सैटेलाइट आर क्लोजेस्ट टू इतना। तो सिंपली जो 2 सैटेलाइट हैं वो आप ये समझिए, ये हमारी कोई अर्थ है मान लीजिए इसमें, या सेंटर है, उसके कंसेंट्रिक 2 बंदे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा होगा, तो दोनों की डायरेक्शन यही है मूव करने की। तो मान लो ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। तो आपसे कह रहा है कि जो पहला वाला सैटेलाइट है उसका जो T1 है वो 1 आर है, ठीक है, और जो ओमेगा 1 है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा T इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर आर, ठीक है। ये तो पहला का हो गया। वही T2 आपको दिया है, T2 कितना दिया है 8 आर दिया है, तो इसका मतलब है ओमेगा 2 हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन पर आर, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। अब आपने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसके डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। तो 2 पे अगर आप इसको लगाते हैं तो T2 सेकेंड ओवर फर्स्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। अभी आपको कितना दिया है 8/1, तो ये हो जाएगा आपका 8/1 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब आर स्क्वायर का क्यूब और अपॉन R1 का क्यूब, ठीक है। ये आपको करना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो R3 जो आपका आएगा या R2 जो आपका आएगा, R2 आ जाएगा 4R1, और R1 की वैल्यू कितनी दी है 2 × 10⁻3। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 10⁻3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है आपसे किसकी वैल्यू निकालनी है,
आपको निकालनी है स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आपका क्या निकल गया, रेडियस निकल गई। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो पेपर था बच्चों ये काफ़ी लेंदी आया था उस बार, ठीक है। तो अब देखो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो दो केस के लिए लगाओगे तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू हो जाएगा r1 ओमेगा 1, और वैसे ही दूसरे के लिए लगाओगे तो r2 ओमेगा 2, ठीक है। अब देखो जो v1 है, अगर आप इन दोनों का इंटू करते हैं, हमारा r1 की वैल्यू है, अभी देखें आप r1 की वैल्यू आई थी, r1 की ये है, और r2 की वैल्यू ये वाली हो गई, ठीक है। ये r2 हो गया हमारा, और ओमेगा 1 हमारा 1 है, 2 पाई है, और ये π/4 है। तो जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई 10 की पावर 3, और वो था हमारा π/4 इंटू 8 इंटू समथिंग 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। दोनों किलोमीटर पर आवर में आ जाएंगे। और आपसे पूछा है कि रिलेटिव कितना होगा, तो रिलेटिव के लिए आप क्या करो, दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जैसे आप दोनों का ये डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 10 की पावर 3 ओवर 6 इंटू 10 की पावर 3। तो आंसर आ जाएगा π/3। दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ निकालनी थी, तो x कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन है आज जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द masses and radii of a earth and moon m1 and m2, m1 r1 and m2 r2 respectively, their center are at distance r apart. Find the minimum escape velocity for a particle of mass m be projected from the middle, और ऑप्शन आपकी ये है। तो आपसे क्या कह रहा है कि जैसे एक प्लेनेट आपका ये है छोटा सा, ठीक है, और एक आपका ये है, अर्थ और मून दे रखे हैं दोनों। तो ये m1 है, ये r1 है, और ये वाला m2 है, r2 है। अब देखिए इसकी सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस आपसे कह रहे हैं r है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल। मिडिल मीन्स यहाँ से हम इसको प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से इसकी डिस्टेंस r/2 होगी, और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस r/2 होगी। अब आप क्या करिए, आपको प्रोजेक्टेड करना है, और पूछा क्या है, आपसे पूछा है वेलोसिटी। मैं कई बार आपसे कहता हूँ अगर आपसे वेलोसिटी पूछा है तो एनर्जी कंजर्वेशन पे ज़रूर ध्यान रखें। तो इनिशियली जब आप इसकी एनर्जी देखेंगे बच्चों, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी देखेंगे, तो हाफ mv², जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी g पहले वाले की m1, और मास m इसके और इसके बीच की, और डिस्टेंस हो जाएगी r/2, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस में होती है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है g m1 ओवर r, ठीक है। r बीच की डिस्टेंस है, तो हो जाएगा g m ओवर r/2 इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी का सम, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये v ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ mv² तो इस साइड रहेगा, इक्वल टू जो बाकी चीज़ें हैं ये वाले, ये दोनों उस साइड जाएंगे 2 ऊपर होके, तो ये हो जाएंगे इक्वल टू 2 तो ऊपर चले जाएगा gm ओवर r, और बचा क्या, मास 2 m1 प्लस m2। और आपसे क्या पूछी है, मास से मास कट गया ये वाला मास, तो वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी √4g m1 प्लस m2 अपॉन r, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये तो पूछा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 वाला, ये भी है और ये भी है। तो m1 प्लस m2/r, इसमें 2 बाहर है, 4 इसमें बाहर है, उसमें 1/2 बाहर नहीं था, तो b वाला हो गया। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी, आप इस पर कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मास 50 kg प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल और मास इतना एंड रेडियस इतना, इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इतना फ्रॉम द सेंटर, द वैल्यू ऑफ v। अच्छा, तो मतलब इसमें अगर आप देखें, ये आपका कोई एक सेंटर यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल है, तो आपसे क्या कह रहा है इसमें कि 50 kg प्लेस एट द सेंटर, यहाँ पर जो है सेंटर से कितना 50 kg प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल ऑफ मास इतना एंड रेडियस इतना, इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट 25 इज v, देन वैल्यू ऑफ v।
तो आपसे कह रहा है कि सेंटर पे रख दिया है 50 केजी, ठीक है। अच्छा जी, और 100 केजी जो है वो इसके 50 मीटर की रेडियस पे रख दिया है यहाँ पे 100 केजी। और आगे क्या कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा, अगर ये पूरा 50 है तो यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो v है, समझ रहे हैं, आधा मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप। तो पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू माइनस GM/r, ठीक है। तो अब इस पे आप लगाएंगे जब, तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये डिस्टेंस 25 है, तो ये जो 50 मास है अंदर का बच्चों, ये इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये 50 इसके लिए हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस g, पहला मास मान लो ये m1 है, तो GM1/r1 माइनस GM2/r2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है आप उसको वैसे ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वो दिया गया है। तो माइनस GM1M2, तो इसमें आप वैल्यू रखें तो -50/25, ठीक है। और g की वैल्यू आंसर में भी g के टर्म है तो नहीं रखेंगे, माइनस यहाँ पे g की वैल्यू आप देखें वही रहेगी 100/50 g, ठीक है। मास यहाँ पे 100 था और 50, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, और ये भी 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो -4g, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं हम, 1 मिनट पॉज मारिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में डायग्राम भी है, डायग्राम मैंने नहीं बनाया है। क्वेश्चन ऐसा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले, कि एक आपका क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसका जो मास है स्प्लिट किया है, जैसे कि एक m और एक 2m, नहीं, और एक दूसरा पार्ट है m-m, ठीक है। कोई बड़ा इसका मास m रहा होगा, उसके बाद हम इसने m कर दिया, अगेन यहाँ पे m, ऐसे ही दिया था डायग्राम, इसको बनाना भूल गया हूँ, m, ठीक है। और ये d है, ये d है, ये d है, ये d है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच आर रीअरेंज टू फॉर्म ए स्क्वायर इतना इतना, द वैल्यू ऑफ m/m। तो बच्चों मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई मास 2m है ना, जैसे कोई मास 2m है, उसको आप अगर ब्रेक करते हैं इक्वल पार्ट में ऐसे करके, ठीक है। अगर कोई भी मास आपका m है, आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगी, समझ रहे हैं। तो मैक्सिमम तब होगी जब उसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ रहे हैं। जब उसकी जो मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट इतना होगा, ठीक है। m/m, तो ये कितना आ जाएगा 2:1, ठीक है। 2:1 में हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। कैसे निकाला, मैं निकाल भी देता हूँ। देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको mm दिया था ना, ये एक m दिया है, ठीक है, ये एक m दिया है आपको, दूसरा आपको यहाँ पे m दिया है, तीसरा आपको यहाँ पे m दिया है, और चौथा यहाँ पे m दिया है। सबके बीच की डिस्टेंस d दी है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर मतलब एक और एक इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, और उसके बाद एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, टोटल कितने 6 पेयर लेने पड़ेंगे। तो जो u हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा -g। अब मास क्या है, पहले का है m, जैसे पहला पेयर ले रहा हूँ ये m है, और ये कितना है m-m, बीच में डिस्टेंस कितनी है d, ठीक है। d क्या होता है, स्क्वायर होता है, माइनस, अब इन दोनों के बीच में लें तो g m इंटू m, और नीचे कितना आ जाएगा d², माइनस, फिर इन दोनों के बीच में लें तो g m-m/d², ठीक है। सिमिलरली इसके उसमें भी लें तो g m इंटू m/d²। तो 4 साइड के तो ये हो गए पोटेंशियल एनर्जी, बाकी तो डायगोनल की अगर लें तो डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का √2d, तो ये हो जाएगा -g m/m/√2d का स्क्वायर। ये वाले दो, अच्छा इसमें तो m और 2m एक हमने
एक हमने कौन सा लिया, इसमें हमें दोनों क्या लेने पड़ेंगे, या तो m लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे। तो जैसे इसमें भी यही है ना मास, इसमें भी मास m माइनस एम है, ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए, तो दोनों ले लेंगे तो स्क्वायर, तो और अब इसमें लेंगे तो g m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। ये टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप इसमें से g ओवर d स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, अगर आप इसमें से g ओवर d स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो बाकी टर्म बचे कितने बचे, जो m और ये m और माइनस m वाले हैं 1 2 3 4 4 बचे, तो इसको आप लिख सकते हो 4m m माइनस m, ठीक है, माइनस, और जो ये वाले टर्म है ये कितने बचे, ये तो फिर नहीं निकल पाएंगे ऐसे, तो आपने माइनस बाहर निकाल दिया, तो प्लस m स्क्वायर बाई 2 प्लस m माइनस छोटा m, ठीक है, एक कैपिटल m है एक स्मॉल m है का स्क्वायर, ठीक है, एक कैपिटल है स्मॉल है बाई 2। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को जब आप सॉल्व करेंगे, अंदर 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखते हैं आगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू माइनस जी ओवर डी स्क्वायर 4m m माइनस छोटा m प्लस m स्क्वायर बाई 2। ये हमारी लास्ट स्लाइड में आया था, तो लास्ट स्लाइड से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब क्या होगा देखो, अब जब इसमें आप सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आपका अगर 2 से इसको इंटू करते हैं तो इसको सॉल्व करिएगा आप, तो आएगा आपका ये g ओवर डी स्क्वायर, ठीक है, तो 4m हो जाएगा माइनस 4m हो जाएगा, और यहाँ पर m स्क्वायर, तो m और m स्क्वायर जो ये 4m वाले जो है ये हो जाएगा 6mm, ठीक है, एक ये 4 यहाँ से आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो एक 2 यहाँ से आएंगे, तो ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएंगे, माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, ठीक है, 6 ये छोटा m है और प्लस m स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब u मैक्स होगा, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगाइए, तो डी यू ओवर डी एम कर लीजिए छोटा m, और जैसे आप इसको करेंगे उसके बाद 0 कर लेना, तो जब आप अंदर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 6mm में आपका 6m हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा छोटा m स्क्वायर है, इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 12 छोटा m हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल m है, तो ये हो जाएगा 6 कैपिटल M माइनस इक्वल टू 12m, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m बाई m आ जाएगा आपका 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि किसी भी यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल के अंदर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, जो कि बच्चों बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसका 0 होगा किसी भी सेल के अंदर, लेकिन ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम द पोटेंशियल, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, अच्छा फील्ड 0 है। दूसरा कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0, नहीं 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये गलत है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, यूनिफॉर्म के वहाँ तो सेम एवरीवेयर होता है, तो सी भी करेक्ट है हमारा। और लास्ट है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम एवरीवेयर, हाँ पोटेंशियल सेम होता है, अंदर 0 नहीं होता, तो ए और सी डी जिसमें है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी रॉन्ग है, ठीक है, इसके लिए आप थ्योरी में देख सकते हैं। अगला, द प्लैनेट हैज़ 2 मून इफ वन ऑफ देम हैज़ टाइम पीरियड इतना मिनट एंड ऑर्बिटल इतना, फाइंड द मास ऑफ मार्स। तो बच्चों ये वही थर्ड लॉ है, देखो हम जनरली ना थर्ड लॉ को ऐसे कह देते हैं कि T/r³। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके बताऊं तो टी स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसको आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 4π² ओवर g मास r³। अब यहाँ पर देखिए आपको t दिया है, r दिया है, 4π² आपको पता है, g आपको पता है, आप यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू हो जाएगा 4π² बाई जी r³ ओवर t²। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको दी है 4π² ओवर जी का, तो 6 × 10⁻11 इंटू r3, r कितना है आपका, r की वैल्यू ये रख दीजिए यहाँ पे, और r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे जो भी आ रही है, और t की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड अर्थ के आसपास आएगा, तो ये आंसर आपका आना चाहिए। आप इसको इंटू कर सकते हैं, r की वैल्यू इसको रख लीजिए और टाइम को आप ये इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल
पार्टिकल ऑफ मास 1 kg ईच गो राउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ, देखो फिर वही सर्कल का क्वेश्चन आ गया। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर कोई आपका ये सर्कल है, ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, इसलिए कहते हैं PYQ करने बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइड 1 kg राउंड द सर्कल, तो राउंड द सर्कल मतलब मान लो एक अगर यहाँ पर है, एक इस साइड है, ठीक है, राउंड द सर्कल में जा रहे हैं अंडर द म्यूचुअल एक्शन। यहाँ पर ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये डायमीटर गुजरेगी सेंटर से, तो ये डिस्टेंस 2r हो जाएगी। तो जब ये गोल घूम रहा है तो पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड निकालो, तो बच्चों आप फोर्स तो निकाल सकते हैं, फोर्स निकालिए पहले। तो g मास मास तो मास स्क्वायर और टोटल डिस्टेंस कितना है 2r का स्क्वायर, ये कितना आ गया, फोर्स आ गया। अब ये गोल घूम रहे हैं, हमें पता है ये mv² r के बराबर होगा, या v = r ओमेगा रखोगे तो mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो जो पूछा जाएगा वो लगाना। तो आप यहाँ से आप देखिए इस m से ये m कट गया, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे ओमेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट g/r³, ठीक है। ये r को भी आप कैपिटल कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, ये r को भी कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि डिस्टेंस है सेंटर से वहाँ तक जो कि r है। तो आंसर है 1/2 g/r³, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। सपोज 2 पार्टिकल स्पेरिकल इन शेप ऑफ रेडियाई r एंड 2r, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं, ऐसे था इसका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम टाइप में नहीं आए, गलती है ये, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये आपका रेडियस है, ये मास है, और एक दूसरा ये रहा, और इसमें कह रहा है आपसे कि इसके 9m मास है और रेडियस 2r है, ठीक है। कह रहा है कि हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन। अच्छा, अब इसके जो सेंटर से सेंटर का सेपरेशन है यहाँ तक वो कितना है 8r, ठीक। और कह रहा है कि सैटेलाइट और मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट m डायरेक्टली m से प्रोजेक्ट करा है यहाँ से, तो पूछ रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। अच्छा, यहाँ से एक सैटेलाइट को इधर को इस तरफ को हमने भेजा गया है, तो कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी। अगेन मैं आपसे कहूँगा कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इजीली है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, ठीक है। इन दोनों के प्लेन के बीच में कोई एक ऐसा फोर्स होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो जब ग्रेविटेशनल ही फोर्स 0 होगा दैट मीन्स न्यूट्रल पॉइंट होगा, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एक्सलेशन 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे ऐसा होता है, मान लीजिए, तो इससे अगर आप इस पे फोर्स निकालते हैं इस पॉइंट P पे, तो gm/x² हो जाएगा, इक्वल टू, दूसरे के भी लगाएं, इक्वल होना चाहिए तभी ये कैंसिल होंगे, तो g 9m/8r - x का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप g से g कट गया, m से m कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8r - x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालिए तो x कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2r पॉइंट पे इनका फोर्स 0 हो जाएगा। अब आप देखिए 2r तो आपने निकाल दिया डिस्टेंस, अब आप इस पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लीजिए, इस पॉइंट पे लगा दीजिए जो सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 12 mv², जिसको आपने भेजा है सैटेलाइट को, ठीक है। उस बंदे की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जिससे निकाल लो gmm/r, ठीक है। इस वाले की मैं निकाल रहा हूँ। अब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से हमारे 2r आई, ठीक है। तो टोटल ये आप देखेंगे तो बची कितनी है, ये बीच वाली डिस्टेंस 9m वाले की 7r बची। तो अगर हम इसकी एनर्जी देखें इस वाले की तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी -g 9m/7r, ये तो पहले वाले की है। अब जब वो प्रोजेक्टेड कर देंगे तो पहले वाले में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अगले वाले केस में अब जो ये सैटेलाइट है जहाँ पर ये पहुँचेगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचेगा जब, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारी क्या है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो 2r होगी तो कितना हो जाएगा gm छोटा m/2r माइनस g 9mm, और बाकी उसमें से जो डिस्टेंस है 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आपको v मिल जाएगा, और जनरली वो निकाल के कितना आएगा 4/7 समथिंग आएगा, आप निकालिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हैं तो NCERT में जाइए, वहाँ एग्जाम्पल में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस मेथड से करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर्ड अ
planet in a solar system in which mass double the mass of earth and density equal to average density of earth। अच्छा जी, तो आपसे पूछा है इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इतना, तो सेम ऑब्जेक्ट का कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास वाले कैलकुलेशन में हम ये लगा सकते हैं। अब बात है अर्थ की, हम स्पेरिकल से माना गया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये तो पहला केस हो जाएगा। सेकेंड केस में आप देखोगे ये 2m है, मास डबल हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे आपसे क्या कह रहा, डबल कह रहा है, तो डबल हो जाएगा मास, और वहाँ पर जो हमारी डेंसिटी है 4/3 पाई, ठीक है 4/3 पाई, उसको कुछ और ले लीजिए, इसको अगर आप r ले रहे हो तो इसको r1 ले लीजिए क्यूब इंटू रो, ठीक है। अब आप देखिए एवरेज डेंसिटी क्या कह रहा है, उन दोनों की जो है इक्वल है, तो एवरेज डेंसिटी इक्वल है, तो आप यहाँ से इनको जब इक्वेट करेंगे इन दोनों रिलेशन से, मतलब इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी इक्वल है, तो एवरेज डेंसिटी इन प्लैनेट और एवरेज डेंसिटी इन अर्थ अगर इक्वल करोगे तो क्या होगा, मास ऑफ प्लैनेट ओवर 4/3 पाई प्लैनेट की रेडियस का क्यूब इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ओवर 4/3 पाई अर्थ की रेडियस का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, RP ओवर RE इक्वल टू MP ओवर ME की पावर 1/3, ठीक है। तो RP ओवर RE आपको मिल गया MP और ME के टर्म में। अब आप देखिए आपको वेट निकालना है, तो वेट निकालना है, तो वेट निकालने के मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको G पता होना चाहिए, ठीक है। G होता है GM/r²। तो जब दोनों पर आप वेट ऑफ प्लैनेट और वेट ऑफ अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, mg ऑफ प्लैनेट और mg ऑफ अर्थ होगा। तो अब g ऑफ प्लैनेट और अर्थ का जब आप लगाएंगे तो आपने अभी भी एक रिलेशन निकाला था ये वाला कि इसका जो रेडियस है वो ऐसे है, समझ रहे हैं। तो आप इस पे लगा दीजिए, इस पे लगाएंगे इस टर्म पे, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट ओवर मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस का स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ये कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के ये रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको मास नोन है, तो मास के टर्म में इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका MP ओवर ME, ये है आपका 1, और यहाँ पर आप देखेंगे इनटू ME ओवर MP हो जाएगा ये, और इसकी पावर है 2/3। यहाँ से आप निकाल चुके हैं इसको 2/3, ठीक है। ये आप इसको देखेंगे, हाँ 1/3, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये ऐसा आ जाएगा, अच्छा स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2/3 आ जाएगा, और आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा MP ओवर ME की पावर 2/1/3। और आपसे कहा कि ये डबल है, तो डबल ऑफ मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, पहले हमने इससे रिलेशन निकाल दिया, क्योंकि उसने डेंसिटी सेम कहा था, वो इसलिए बताया था कि आप रेडियस को मास के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। तो हमने इससे पहले मास का रिलेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद वेट की कंडीशन लगाई, और GP की वैल्यू क्या हो जाएगी, GP की वैल्यू हो जाएगी GMP ओवर R², ठीक है, RP का स्क्वायर, और वैसे ही GE की वैल्यू हो जाएगी GME ओवर RE का स्क्वायर। फिर मैंने इन दोनों को जब डिवाइड करा इन दोनों को, तो ये मिल के आया, फिर वहाँ से वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें रेडियस नहीं दी थी, ये करना पड़ी है, ठीक है। अगर आपको एवरेज डेंसिटी वहाँ नहीं कहती सेम वो क्वेश्चन का लैंग्वेज, तो आप क्या करते, आपको रेडियस दी रहती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड अर्थ while a second satellite launch into circular orbit of इतना द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अगेन वही चीज़ आ गई दोबारा, केपलर्स लॉ हर बार पूछा जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, r⁻3, ठीक है। तो अगर आप इसमें चेंज निकालें तो डेल्टा T ओवर T जो आपका निकलेगा बच्चों 2 टाइम कितना निकलेगा 3, क्योंकि कांस्टेंट आएगा, उसको डायमेंशन में कुछ कंसिडर करते नहीं है। तो डेल्टा T का 100% जो होगा वो होगा 3/2
डेल्टा आर बाई आर का 100%। ठीक है, अब आपको ये दिया है, अगर ये दिया है आपको 0.002 तो 2 से 2 कट गया तो आएगा 0.03, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3%। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है ऑफ स्टार ए एंड बी विद एम ए एंड एम बी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टी और टी बी के बारे में क्या रिलेशन निकालोगे। तो बच्चों एक बात आप याद रखना, जो बाइनरी स्टार होते हैं, बाइनरी स्टार का जो आपको कंसेप्ट मिलेगा वो मिलेगा रोटेशन में। तो बाइनरी स्टार में जो भी जितने भी पार्टिकल, जो टी होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, चाहे कितने भी उसमें पार्टिकल हों। ठीक है, तो टी कांस्टेंट होगा तो आप ये कह सकते हैं टी बराबर होता है, अगर 2 पार्टिकल हैं तो टी ए इक्वल टू टी बी होगा। लेकिन टी का तो फॉर्मूला होता है टी ओमेगा ए इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा बी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं बाइनरी स्टार के लिए ओमेगा ए ओमेगा बी के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, और कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, घुमा फिरा के पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है तो 2019 का, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल केयरफुली इसको नोट करना, आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये बहुत बार मिलने की चांस है। ठीक है, अच्छा जी, आपने केपलर्स लॉ में देखा होगा, अगर आप केपलर्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो हमारा बाइनरी स्टार वाला प्रॉब्लम है वो जब किसी प्लैनेट को हम मूव कराते हैं तो उसमें भी कई बार यूज़ किया जाता है। और इवन आप ये देखिएगा जो आपका केपलर्स लॉ है उसमें हमने कई बार पेरीफेरी और पेरीहिलन और एपीहिलन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, बाइनरी स्टार के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दूं तो देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं थोड़ा सा, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो बाइनरी स्टार है बच्चों, तो बाइनरी स्टार का मतलब ये होता है, क्वेश्चन में क्या दिया था, बाइनरी स्टार सिस्टम ना, ये आपको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी रोटेशन में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान ये रखिए, जो बाइनरी स्टार सिस्टम है इसको डायटोमिक, केमिस्ट्री में डायटोमिक मॉलिक्यूल परफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल करते हैं, या बोल सकते हो इसको हमारा अर्थ मून सिस्टम भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कभी आ सकता है कि अर्थ मून सिस्टम इज बाइनरी स्टार या कुछ भी। ठीक, अगर 2 स्टार बाइनरी स्टार हैं, अगर 2 स्टार बाइनरी स्टार हैं दैट मीन्स उसकी ओमेगा ए ओमेगा बी के बराबर होगी, और इसी से हम कह देते हैं उसका टी ए टी बी के बराबर होगा। मतलब अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं उस स्टार में तो उसका सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और सेम टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए। अगर आप देखें जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी बाइनरी स्टार में, अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 0 है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है बाइनरी स्टार का वो मूव करता है लाइक ऑफ फ्री पार्टिकल। जो सीएम है इसका मूव, सीधा लिख दे रहा हूँ, सीएम मूव लाइक ऑफ फ्री पार्टिकल। तो जैसे आपका फ्री पार्टिकल मूव करते हैं वैसे ही फिर आपका बाइनरी स्टार मूव करने लगता है। अच्छा, 2 स्टार जो होते हैं इसमें बाउंड ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो 2 पार्टिकल हैं बाइनरी स्टार में, इसमें जो 2 पार्टिकल हैं, जैसे एक यहाँ पे है, मान लो एक यहाँ पे है, ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करते हैं, पकड़े रखते हैं और ऑर्बिटिंग करते हैं अबाउट दियर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि a person whose mass is 100 kg travel from Earth to Mars in a spaceship, neglect or all other object in sky and take acceleration due to gravity on the surface and mass as 10 and 4. Identify from the below figure the curve that fit best for weight of passenger as the function of time. तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन होगा। अब इसमें देखो आपको ज़्यादा नहीं सोचना था, इसमें कंसेप्ट लगाना था न्यूट्रल पॉइंट पे। जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पर ग्रेविटी जी जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखेंगे, जो ग्राफ नंबर सी है हमारा, उस सी का देखो ये यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट ये टच कर रहा है ना यहाँ पर, तो टाइम के हिसाब से देखो यहाँ पे ना टाइम 0 है,
तो जी भी जीरो हो जाना चाहिए सेंटर पे ना, तो सेंटर पे जीरो हो जाना था, तो सी का ही जीरो हुआ है, तो सी ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाकी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसको मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं करा रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि अगर कोई वेरिएशन दिखाता है वेट और टाइम में, तो सेंटर में वेट हमारा अर्थ के सेंटर पे या जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें बी सी ए बी में सारे कोई कर्व बना रहे हैं, लेकिन सी वाला जो है वो सेंटर पे यहाँ टच कर गया टी जीरो पे, दैट मीन्स जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कई कई बार ऐसे ऐसे हैरान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे बार बार कहूँगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत तगड़े आ रहे हैं, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है 15। तो ये क्वेश्चन आप समझो ये भी 2021 में आया है, और ये हलवा क्वेश्चन है बच्चों। आपने कोई भी बुक में इसको ड्राइव किया होगा कि जो केपलर्स का सेकेंड लॉ है, केपलर के 3 लॉ होते हैं, आपको पता होगा। तो पहला लॉ केपलर का कहता है, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, कि जो प्लैनेट है हमारे, जो प्लैनेट सिस्टम है, प्लैनेटरी मोशन का लॉ भी कहते हैं उसको। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो मूव करेंगे किसके अराउंड, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करेंगे, जिसमें सन एक फोकस होगा। ठीक है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो उसमें एक फोकस को सन होना पड़ेगा। सेकंड वाला लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ कहता है हमारा कि जो रेडियस वेक्टर है, किसी भी प्लैनेट से सन तक जो रेडियस वेक्टर है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरियाज बराबर काट के रखेगा। और इसी का कॉन्सिक्वेंस था सेकंड लॉ का, सेकंड केपलर लॉ का, कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और एरियल वेलोसिटी से ही हम कंक्लूड करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब बात आती है एरियल वेलोसिटी है क्या चीज़, तो एरियल वेलोसिटी, आपका एरियल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं L/2m। L है एंगुलर मोमेंटम, m है मास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। 28 कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आर। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको आपको कराऊंगा भी नहीं। क्यों, आप ये वाला लगाइए t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, तो 2 के लिए लगा दीजिए बच्चों t2/t1 इक्वल टू r2/r1 की पावर 3/2 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, और जियो स्टेशनरी। अब पहले जियो स्टेशनरी करने से पहले आप ये देखें कि व्हाट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें करें, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो कई बार आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो देखो जियो स्टेशनरी नाम से ऐसा लग रहा है कि ये बंदा रुका हुआ है हर समय, जियो स्टेशनरी, तो ये ऐसा नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में जियो सैटेलाइट को पढ़ते हैं तो रिलेटिव अर्थ के जैसे ही इसका मोशन है। अर्थ का हमारा जो मोशन है बच्चों वो क्या है, वो है वेस्ट से ईस्ट। अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट को ही मोशन करती है। तो अगर कोई बंदा इसको देखेगा तो रिलेटिव में ये रेस्ट पे लगती है, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो भी अर्थ के बराबर होता है, इसीलिए हमको रुकी हुई दिखती है 24 आवर, या आप बोल सकते हो 86400 सेकेंड। ठीक है, निकाल सकते हो, बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये है, इसको जो लॉन्च किया जाता है अर्थ सरफेस से वो 36,000 किलोमीटर पे लॉन्च किया जाता है। एनसीईआरटी में जो डेटा मेंशन है वो है 35,800 किलोमीटर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इसकी वेलोसिटी है रिलेटिव वो हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में 0 है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमारी 0 है, इसलिए हम इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। इसको सिंकोरस कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। जो जियो स्टेशनरी की हमारी स्पीड होती है उसका फॉर्मूला है √gm/r। अगर आप GRM की वैल्यू रखें तो आपको मिलेगा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जियो सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इतना इतना और इतना हाइट दिया है आपको। अच्छा जी, तो आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड कितना, फिर वही अर्थ आप किसी भी प्लेनेट पे ये लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लगाओगे तो ऊपर कितना है 24, नीचे t इक्वल टू 12r/3r
की पावर 3/2, क्योंकि आप देखो ना ऑर्बिटिंग अराउंड प्लेनेट पी हैज़ हाइट इतना, तो हाइट कितना दिया था 11 r। अच्छा जी, अबव द सरफेस ऑफ पी आर बीइंग द रेडियस, आप समझ रहे होंगे ना 12 क्यों लिया मैंने, डायग्राम बना देते हैं आप समझ जाओगे। ये 11 r है, ठीक है। अच्छा जी, ये प्लेनेट पी है जैसा आपको क्वेश्चन में कहा है, तो जियो स्टेशनरी को मैं जी लिख दे रहा हूँ। इज ऑर्बिटिंग अराउंड आर्बिटरी प्लेनेट पी एट अ हाइट इतना, तो 11 ये है और एक ये है, 11 और 1 12, तो मैंने 12 लिख लिया। आगे क्या कह रहा, द सरफेस ना आर बीइंग द रेडियन द टाइम पीरियड ऑफ अनदर इन आर एट हाइट इतना, तो एक दूसरा अगर अर्थ में ये आर है बच्चों, ये आर है, तो दूसरा 2r की डिस्टेंस में यहाँ पर एक हमारा जियो स्टेशनरी, तो कितना होगा, तो मैंने इसको 3 ले लिया, इसको 12 ले लिया। टोटल आपको सेंटर से मेजर करनी पड़ती है, तो ये r से r कट गया, बचा 4, और 4 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। तो आप याद रखना जो केपलर लॉ है, केपलर लॉ आपने पढ़ लिया, थर्ड लॉ वो हर किसी पे वैलिड है, चाहे आप उसको किसी प्लेनेट पे लगाएं, अर्थ पे लगाएं, ठीक है, तो वो हर जगह वैलिड होता है थर्ड लॉ, ठीक है। और एक बात चलो बाद में डिस्कस करेंगे उसको, अगला क्वेश्चन, द रेडियस इन किलोमीटर टू विच प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ इतना टू बी कॉम्प्रेस सो दैट एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज 10 टाइम। तो कह रहा है कि जो आपकी रेडियस है अगर कितना उसको कॉम्प्रेस करेंगे, जो एस्केप वेलोसिटी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अब आप देखो बच्चों, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वी एस्केप, वो कितनी होती है √2gm/r, ये एस्केप वेलोसिटी होती है। अब आप देखो 10 टाइम अगर आप इसको वो कर रहे हो, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगी 10 टाइम में हमको 2 तो वही रहेगा, g वही रहेगा, अब मास जो है मास भी वही रहेगा, बस हमें रेडियस बदल जाएगी, उसको मैंने r1 ले लिया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू, ठीक है, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू r1/r, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो आपको r1 मिल जाएगा r/100, और r की वैल्यू है 6400/100, तो इसका मतलब ये है 64 किलोमीटर आप कंप्रेस कर दोगे तो आपकी एस्केप वेलोसिटी 10 टाइम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जब आपकी कम होगी ये बढ़ेगी, ठीक है। अगला, अच्छा जी, आगे कह रहा है इफ़ वन वांट टू रिमूव ऑल द मास ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी इन ऑर्डर टू ब्रेक अप इट completely the amount of energy need to supplied will be x/5 gmr square। तो आपसे पूछा है कि अगर वन वॉन्ट टू रिमूव ऑल मास ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी, सारा इन्फिनिटी भेज देंगे तो इन ऑर्डर टू ब्रेक अप ये, तो एनर्जी इतनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है जो एनर्जी होगी वो हमारी कुछ फाइनल रही होगी, कुछ इनिशियल रही होगी। तो जो फाइनल है बच्चों वो कह रहा है कि सब कहाँ भेज दिया, इन्फिनिटी पे भेज दिया, ठीक है। और इनिशियल कितना होगा, आपको क्या दिया है, आपको दिया है वन रिमूव माप द अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है, स्पेरिकल सेल है, और स्पेरिकल सेल की जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 gm²/r, ठीक है। स्पेरिकल सेल की इतनी होती है इनिशियल, तो आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, और ये नेगेटिव में होती है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3/5 gm²/r। तो आंसर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जितने भी मास हैं उनको हमने क्या कर दिया है, उनको हमने रिमूव कर दिया है, और कहाँ से, अर्थ से इन्फिनिटी पे। तो आप सोचिए मान लो मास कितने भी हैं, ठीक है, तो जो भी मास है हमारे अगर आप उनको अर्थ से रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई, और 1/∞ कितना हो जाएगा, 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जैसे ये मैंने आपको 3/5 बताया, ये किसका था, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ये 3 फॉर्मूले हैं, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे कभी भी एनर्जी पूछी जाए तो आप अगर, ये तो हमारा वेल नोन फॉर्मूला है gm1m2/r क्या है, माइनस gm1m2/r। ये कब लगेगा, जब 2 मास होंगे, 2 मास या 2 पॉइंट सिस्टम बोल सकते हो, r डिस्टेंस होगी। अच्छा जी, अगर आपका थिन स्पेरिकल सेल होता है
उस केस में जो एनर्जी होती है वो होती है माइनस, ये फॉर्मूले हैं आपने ड्राइव करे होंगे, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, 2r। और वहीं आपका अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर होता है तो उस केस में आपके होते हैं 3/2 gm² ओवर r, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था, अर्थ था, तो उसका 3/5 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द रिपोर्टेड फिगर देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो गलती हो गई मेरे से, फिगर मैंने किसी को ये दिया था बच्चों, तो उसने फिगर नहीं नोट करे, क्वेश्चन तो उसने टाइप करे लेकिन फिगर नहीं करे। साइबर कैफ़े वाले ने सोचा फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अगर इन द फिगर, ये अर्थ का फिगर है एक, कुछ देर रखा है हमें, तो यहाँ पर पॉइंट सी है, ठीक। अच्छा जी, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे ये ओ है तो ओ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी आर है, ठीक है। और अर्थ की रेडियस तो आपको पता ही है, अगर नहीं भी दी है 6400 किलोमीटर, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट ए एंड सी। तो जो ए पे है वही सी पे है, और कह रहा है बट इट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स वैल्यू एट बी। अच्छा जी, बी भी है इसका मतलब है, तो यहाँ पर एक बी भी है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है, एग्जाम में आया है, मैं इसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ ए बी, तो डिस्टेंस निकालना है ओ ए और ए बी का। तो कैसे निकालेंगे, देखो, जो जी ए है वो इनसाइड है, तो अगर आपसे कभी ग्रेविटी इनसाइड के लिए पूछी जाएगी तो इनसाइड का जो वैल्यू होती है हम इसको कर चुके हैं, कल भी हमने इससे क्वेश्चन किया था, r³। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आउटसाइड का बताइए, तो आउटसाइड का हो जाएगा gm। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये r है, ठीक है, ये r है, और हमें कहाँ पे निकालना है, a पे निकालना है, और a जो है ये डायग्राम में दिया है r/2, ठीक है। तो अगर आप देखें ए पे और सी पे बराबर है अगर, अच्छा जी, तो ए पर जितना होगा उतना ही सी पे भी होगा यहाँ पर। अब हम निकालते हैं बी पे। तो जब आप बी पे निकालेंगे तो बी पे निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो ओ ए और ए बी की चाहिए, हम सी पे निकालते हैं सीधा, ठीक है, सी पे निकालते हैं हम। तो जब सी पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, gm, और ये हो जाएगा r+r/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक r, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 3200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई, पूरा टाइप नहीं था, ये 3200 दिया है, तो इसको हम r/2 लिख लेते हैं, तो ये हो गया। तो g और gc दिया है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे कि GA = GC, ठीक है। और B जो पॉइंट है ना, B पॉइंट यहाँ पर निकालने का ऐसे भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो GA GC के बराबर होगा। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, तो r/r³ इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 1/9/4 r²। यहाँ से r कट गया, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4r/9, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4r/9 है। अब आप देखिए जो OA है, ये r जो है मेरा, ये OA तो है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको r ये वाला नहीं दिया था, तो ये OA निकल गया आपका। तो OA कितना आ गया, ये r लिया था हमने, तो ये r आ गया, ठीक है, OA की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना था, AB। तो AB क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए, रेडियस में से आप उस r को हटा दीजिए, तो r में से अगर आप r -4r/9 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5r/9, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो समझ रहे हैं, ये आपको डायग्राम दिया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। ये आपको बच्चों एक डायग्राम दिया था, क्लियर है, ठीक है, ये सर्कल है ऐसे, यहाँ पर इसका O दिया था, क्लियर। ये आपको ऐसे एक रेडियस दी थी r, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट दिया था ऐसे, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये है आपका C, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी थी वो दी थी 3200 किलोमीटर, ठीक, जिसको मैं r/2 कह रहा हूँ, क्योंकि r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। और आपसे एक पॉइंट यहाँ पे था, वो कितना था, A था, और इस सरफेस पे जो पॉइंट है वो कितना है, वो सरफेस पे हमारा जो पॉइंट है वो है B, ठीक है। अब बहुत लंबी वीडियो हो गई शायद, सिस्टम हैंग करने लग गया, तो
यहाँ पर जो है ये O है, ये पॉइंट A है और यहाँ पे B है। क्लियर। अब आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जो G है इस पॉइंट पे और इस A पॉइंट पे जो G है वो बराबर है, तो मैंने इसको R ले लिया, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में देख रहे हो GA निकाल लिया R। अब ये इनसाइड का फॉर्मूला है, जब कभी आपसे इनसाइड पूछे या आउटसाइड है, दोनों को इक्वल करा तो R निकल गया, फिर माइनस कर लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिंग एंड स्फीयर एज शोन इन डायग्राम। अगेन नहीं बना है डायग्राम, तो डायग्राम क्या है इसका देखता हूँ पहले। ये आपका डायग्राम है इसका, ये ऐसे डायग्राम है और यहाँ पर ये R है रेडियस और इसका मास स्मॉल m है, इसका कैपिटल M है और इसका भी रेडियस R है। ठीक है। और बीच की जो डिस्टेंस है वो √8r है। तो आपसे करेंगे फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड स्फीयर। ये रिंग है इधर वाली, उधर वाली स्फीयर है, एज शोन इन फिगर वेयर प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू इतना एंड इफ √2r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इतना एंड इतना। तो आपसे पूछा है कि इनके बीच का फोर्स निकालिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप इसका फोर्स निकाल रहे हैं तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग पता होगा। आप इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप एक लाइन डालते हैं यहाँ इस पॉइंट पे, ये तो x है, ठीक है, ये r है, ये रूट r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग जो होता है बच्चों वो होता है Gmx ओवर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेम वही r² + x² की पावर 3/2। ठीक है। ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू रिंग। अब आप इसमें क्या करिए, ये तो रिंग का है ना, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, जी फील्ड लिख दिया। और जब फोर्स निकालेंगे तो आपको क्या करना है, एक मास का इंटू और करना है। तो आप कैसे करेंगे देखिए, तो रिंग के लिए करेंगे तो रिंग का तो हो गया Gm अपॉन में हो जाएगा r² + 8r² की पावर 3/2 और इंटू में हो जाएगा रिंग का मास और उसकी जो डिस्टेंस हमारी √8r। ये हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे ना। जैसे हमारा ये रिंग है, इस रिंग की ये रेडियस हमारी r है और ये डिस्टेंस x है। तो यहाँ पर अगर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड कोई पूछे तो वो होता है -g, ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए बच्चों, तभी कुछ हो पाएगा। Gmx ओवर r² + x² की पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला। ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, ई से दिखा दो इसको। तो जब फोर्स निकालोगे तो इसमें आपको एक मास का इंटू और करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पर रखा होगा मास एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, इसका मास बड़ा m दिया था, तो मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस बड़े m का इंटू कर दिया। ठीक है। और x था इसमें, ये माइनस में होता है, ये x था तो x कितना हो गया हमारा, ये वाली डिस्टेंस रख दी। ठीक है, इसको आप x मत रखो, इसको आप r कर लो तब भी। या मैंने √8r रख दिया, तो √8r मैंने यहाँ पे रख दिया, नीचे रख दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, g बड़ा m छोटा m ओवर r² इंटू √8 ओवर 27। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा वर्ड वाला है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप स्टेटमेंट। कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन, कह रहा है कि प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो कह रहा है कि इसका कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, तो ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा है हैज़ लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू सन। अच्छा जी, ये भी गलत है, ऐसा भी हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, इट्स एरियल वेलोसिटी, नहीं, एरियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, कहाँ होगी किसी के, और एरियल वेलोसिटी ये भी नहीं होगी। टू फ्लो ट्रेजेक्ट्री सच दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हाँ ये तो पढ़ा हमने भी, L/2m कांस्टेंट होगा या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए थे मैंने हटा दिए, तो इसका ऑप्शन था ई वाला। अगला क्वेश्चन है द इनिशियल वेलोसिटी vi रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू रीच अ हाइट 10r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा जी, मे बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब ये कह रहा है देखो, आप किसी भी, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है,
यहाँ से आप किसी को, या आर इसकी रेडियस है, किसी एच हाइट पे फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम वी स्क्वायर। अच्छा जी, पहले जब इनिशियली इसका मास एम है, कोई प्लेनेट यहाँ पे था, इसका मास है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, तो जी एम एम ओवर आर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जब हाइट पे पहुँच जाएगा यहाँ पे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी बड़ा एम और छोटा एम ओवर कितनी डिस्टेंस है 11, कह रहे हैं 10 आर, तो 10 एच है हमारा 10 आर, तो सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, तो आप हमेशा सेंटर से लोगे। इसको सॉल्व करिए, तो वी जी एम तो कट गया, तो वी आ जाएगा आपका √20 जी एम ओवर 11 आर। तो आप ये समझ रहे होंगे, इस पूरे को देख के आप अपना एनर्जी कंजर्वेशन को अच्छा करिए। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप कर पाते हैं तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ मास इतना इतना रिवॉल्विंग राउंड अर्थ एट हाइट इतना एंड इतना, इफ टी ए एंड टी वी आर टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ टी ए एंड टी वी। तो ईजिली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। टी ए का दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है, मास दिया है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो टी का फॉर्मूला है ना बच्चों, मेन वो ये है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर, ये है फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखना चाहें, जी एम हम डायरेक्टली करते क्या है बताए, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, 4 पाई स्क्वायर लिख के नीचे जी एम डाल के आर क्यूब कर देते हैं, और टी स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कर देते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं होते इससे, मेन फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टी ए के लिए लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप टी ए के लगाएंगे, टी ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा अंडर। आप देखिए, जो ये आर डिस्टेंस है ना, वो है आर प्लस एच। ठीक है, जैसे कोई भी ये अर्थ है, अभी मैंने आपको बताया इसकी आर है और प्लेनेट एच डिस्टेंस पे है, तो हमें पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आर प्लस एच है। अब देखिए, जी और एम की वैल्यू तो वही रहने दीजिए, अभी दोनों में है तो एक साथ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब आर कितना है इसका, वही 6400, और इसमें पहले वाले में कितना है 600। तो अगर 6400 में अगर आप 6000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10, जोड़ लीजिए ऐसे ही, यह आ जाएगा 6400 प्लस 600 किलोमीटर। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा वैसे ही टीवी निकाल लीजिए, टीवी हो जाएगा 2 पाई अगेन वैसे ही अपॉन में 6400, और दूसरे की हाइट आपको दी है 1600, तो 1600 ये किलोमीटर में है, याद रखना, क्या पता मीटर में बदलना पड़े, ओवर जी एम। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर gravitationally attract a particle placed at 3r from its center with force इतना नाउ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये जनरली ऐसा है, इसका भी उन्होंने डायग्राम नहीं बनवाया। ठीक है, अगली बार मैं खुद ही टाइप करूँगा इनको, क्योंकि अगर मुझे बार बार अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए आपसे बस आप एडजस्ट करना थोड़ा। आज ये आपका थोड़ा टाइम जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं, ऐसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस गोले का सेंटर ये ओ है, और आपसे क्या कह रहा है कि इसका सेंटर आपको बी दिया है, मान लो इसका मास एम है, और कुछ यहाँ पर डिस्टेंस के यहाँ पे एक ए है जिसका मास एम है, और जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से लेके वहाँ तक वो है 2r। तो आपसे कह रहा है कि r जो ये है ये अट्रैक्ट कर रहा है 3r डिस्टेंस पे, तो ये 2r हो गया, और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखें तो ये भी तो r है ना, तो r और r 3r। नाउ अ स्पेरिकल कैविटी ऑफ इतना इज मेड इन द स्पेयर एज सोन एंड फोर्स बिकम F2। तो उसके बाद F2 हो जाएगा, तो F1 और F2 निकालो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप देखो, एक मिनट इसको चार्ज लगा देता हूँ, 1 मिनट आप एडजस्ट कीजिए। अच्छा जी, चलिए देखिए, आज टाइम ज़्यादा लग गया इस पर,
तो आप तो डबल कर लेना स्पीड, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपसे कह रहा है कि अब क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, कई बार ये क्वेश्चन हर जगह घुमा घुमा के पूछा जाता है आपसे। देखो स्टार्टिंग में आपका ये एक गोला रहा होगा, कोई कैविटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिफोर मेकिंग कैविटी, अगर इसमें कोई कैविटी नहीं है तो एक सेंटर हुआ होगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये अगर नहीं होगी सीधा ए हुआ होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ए है और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 3r है, ठीक है। तो अब आप बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए, ठीक है। और आप देख लें बिफोर कैविटी कर रहा हूँ मैं, कोई कैविटी नहीं बना रहा हूँ। तो बिफोर कैविटी व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, तो सिंपल से जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा आपका पहले Gm और डिस्टेंस है r और टोटल 3r हो गई, तो 3r का स्क्वायर कहाँ पर, a पर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको आप कह सकते हैं Gm/9r²। अब क्या हो गया बच्चों, ये तो ऐसे ही था आपका गोला, ठीक है। और हुआ क्या इसमें कि आपने कैविटी बना दी, जैसे ये है ना, तो आपने एक ऐसे कैविटी बना दी, ठीक। अब ये तो वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बी आ गया। तो आप अब देखिए इतना आपने बाहर निकाल दिया है इसका, ये ए पार्ट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2r है। तो अब देखिए जैसे ही आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इस केस में निकालना होगा आफ्टर कैविटी, अब क्या होगा, इस पूरे का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अगर आप इसको E1 मानते हैं, तो अगर इस पूरे में से अगर आप इस कैविटी का माइनस कर दें तो ये बच्चे वाला निकल जाएगा ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, आपसे क्या कह रहा कि अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस r gravitationally attract a particle placed 3r from its center with a force F1। पहले केस में F1 था। नाउ स्पेरिकल कैविटी ऑफ इतना इज मेड इन अ स्पेयर, अब इतना बना दी है, कैविटी बना दी है, तो F2 हो गया। तो F1/F2 निकालना है, तो इतनी कैविटी निकाल दी जैसे आप आइसक्रीम निकालते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस केस में ये तो हमारा नॉर्मली क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी था, ठीक। अगर आपको कहेंगे इस पे फोर्स निकालो, तो पहले केस में फोर्स F1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना मास रखा है, यहाँ पर आपका मास जो A है उस पर m रखा है, इसका तो कैपिटल M है, इसका m1 कर लो, चलो स्मॉल कर लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, G कैपिटल M m1/9r² हो जाएगा। इस केस में जो हमारा F2 होगा वो कितना हो जाएगा, Gm m1/9r²। ये तो पूरे का है, माइनस अगर आप कैविटी का माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r है। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये टोटल r थी, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये टोटल r थी, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r/2। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी r प्लस, या आप बोल सकते हैं 2r प्लस r/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर g रहेगा और एक m1 रहेगा। लेकिन इस पूरे मास में से इस कैविटी का कितना मास है उसको हम कैसे निकालेंगे, पहले उसको डिस्कस करते हैं अलग से, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा, जब भी ऐसे कैविटी के क्वेश्चन आते हैं आप ये वाला कंसेप्ट लगाए, हमने क्या पढ़ा, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखो मास तो m है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³ बड़े का निकाल रहा हूँ इंटू डेंसिटी d। अब जब आप इसमें से r/2 पार्ट निकाल देंगे बाहर, ये r/2 तो है रेडियस, तो r/2 पार्ट बाहर निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, m डैश कर लो उसको, वो हो जाएगा 4/3 πr³, ठीक है, इंटू डेंसिटी। ये तो टोटल का हो गया, माइनस 4π/3 r/2 का क्यूब इंटू डी, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 4πr³/3 कॉमन आ जाएगा, और अंदर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7d/8, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, 7/8 बड़ा मास, इसको ध्यान से देखें, यही तो है ये वाला।
तो इसका मतलब है जब आप उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, उसको निकाल दे रहे हैं, तो इसका जो मास है वो कितना हो गया 7/8 टाइम मास ऑफ m। कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूले से निकाला। क्लियर है ना, आता कोई दिक्कत? अच्छा नहीं, 7/8 तो आपने निकाल दिया ना, तो रिमेनिंग पोर्शन का कितना बचा m/8, गलती से लिख दिया है, m/8 बचेगा ये, क्योंकि आप 7/8 तो निकाल दे रहे हैं ना, बचा कितना वो लेना है, m/8 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको देखना है। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो Gm1 m2 बाहर, आप रफली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ये F2 आएगा, F2 आ जाएगा। मैं इसको रफली कर लेता हूँ, देखो G बाहर आ जाएगा, M1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 4 4, तो ये 25 r² हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो Gm1² है, जैसे ऊपर Gm1² है, नीचे कितना हो जाएगा ये 41 आएगा, इसको मेरे को लग रहा है जहाँ तक सॉल्व करके ना, यह आएगा आपका 41 × 2 भी होगा एक इसमें, ठीक है, तो 41/50/9 9 होगा 9, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ना जब 9 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो F1/F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, F1 का तो है 1/9 इंटू F2 नीचे था तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, इंटू मत करिए, 50/9/41, तो 9 से 9 कट गया तो 50/41 आ गया। ठीक है, इसको आप केयरफुली सॉल्व कर लीजिए। देखो 1/8 तो ये है ना, ये 8 भी नीचे आएगा, इसको आप देखोगे 2 4 हो जाएगा, और 4 का जब यहाँ करोगे तो 5 हो जाएगा, 25 हो गया, इसका बचा 2 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाके ये फिर सॉल्व होगा, फिर इसमें से आपको ये माइनस करना है। ठीक है, ये पूरा 1 है, इसको माइनस करके आपका ये आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप। अच्छा, टाइम शायद ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, एक और कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको और कहा है वन इज लेवल एज एजर्सन ए एंड अदर इज लेवल एज रीजन। तो आपसे पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट ए एंड बी आर सेम बट ए एंड, अच्छा पहला ऑप्शन कहाँ है, अच्छा वही है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ए एंड बी आर सेम बट ए एंड बी आर अनइक्वल मासेस। अच्छा जी, तो बच्चों देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू होता है √2gm/r, और ये m और r जो होता है ना, इसकी वैल्यू ये भी तो होती है √2g/r, और इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो मास है, मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये उस प्लेनेट का मास पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो कह रहा है अगर सेम हो गया, अनइक्वल मास है, तो ये तो सही है, समझ रहे हैं ना। ये उस पर डिपेंड ही नहीं करती है जिसको आप फेंकोगे, ये डिपेंड करती है जहाँ से फेंक रहे हो, ना ये एंगुलर पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा रीजन क्या है, रीजन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर मास m1r1 इन द, ये तो कहीं से कहीं तक इससे कोई रीजन ही नहीं लग रहा, और ना ये सही है, रीजन भी इसका करेक्ट नहीं है बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस, नहीं ऐसा नहीं, गलत है ये भी। ठीक, तो अगला चल रहे, अ बॉडी वेट 49 ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में किसी का वेट है 49। अच्छा जी, एट नॉर्थ पोल, ओके, व्हाट विल बी वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम वेट ऑन मशीन इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर। अच्छा जी, नॉर्थ से इक्वेटर ले आए। अच्छा पहले तो आप देखो वेट ऑफ पोल कितना है इसका 49, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ना, रोटेशन मोशन से आपको मैं बता दूं, इक्वेटर और पोल में ये रिलेशन होता है r⍵²। ठीक है, अब अगर आप इसमें मास का इंटू कर देते हैं तो मास ऑफ इसमें टोटल दोनों तरफ मास का इंटू कर दे तो mg - mr⍵² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो वेट है पोल पर वो वेट ऑफ इक्वेटर से ज़्यादा है। ठीक है, जो वेट ऑफ पोल है, क्योंकि वेट ऑफ पोल कितना है 49 है, और यहाँ पर देखो ये इक्वेटर पे इसमें से माइनस कर रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो वेट पोल पे है वो 49 है, और हमारा ये देखो तो ये वेट ऑफ इक्वेटर है
और ये वेट ऑफ पोल है, ये माइनस समथिंग है, तो कौन बड़ा होगा? पोल वाला ज़्यादा होगा। तो इक्वेटर पे क्या होगा? कम वाला होगा। तो जो कम वाला ऑप्शन है आप उससे लगा सकते हैं और इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए थे वो दिए थे 40, 49 एन, ये तो गलत हो गया, और एक ही ऑप्शन दिया था 48.83। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। बाकी आप अगर इसको कैलकुलेट ही करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको आप खुद करेंगे घर में। कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल इक्वल मास इतना मूव अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ इतना। रिपीट हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। मतलब क्या है कि कोई ऐसे एक सर्कल है, जैसे इसमें एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, और मास भी दिया है 1 kg। तो आपसे कह रहा है बच्चों कि सर्कमफ्रेंस में है और अंडर ओन म्यूचुअल ये, तो स्पीड कितना है? तो मैंने करा दिया, पहले किसी एक पे नेट निकाल लीजिए, एफ नेट, और जैसे एफ नेट निकालेंगे उसको mv² के इक्वल कर देना, आपकी स्पीड निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, वही टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 सैटेलाइट SN/S2 जिनके टाइम पीरियड है T1/T2 जो है आपका वो है 1/8, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी। तो T1 T2 के टर्म में आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। T इक्वल टू क्या होता है? 2π/ω होता है। तो 2π/ω1 और 2π/ω2 इक्वल टू 1/8। सॉल्व करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ω1/ω2 कितना आ जाएगा? 8/1। 8/1 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा जी, कितने क्वेश्चन हैं? एक लास्ट बचा है, चलो इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी में आए हुए हैं, किस में? 2021 में। बहुत शिफ्ट हुए थे, 2 बार पेपर हुआ था। 2 स्टार और मास इतना इतना एट अ डिस्टेंस ना रोटेट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मासेस इन फ्री स्पेस, द पीरियड ऑफ क्या पूछ रहा है? रिवॉल्यूशन। तो सिंपल सा इसको कर लेते हैं, चलो ये अलग टाइप का थोड़ा। एक मास ये है और एक मास ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, यहाँ तक भी ठीक है। कह रहा है कि ये कॉमन सेंटर ऑफ एक्सिस पे रोटेशन कर रहे हैं। अब आप देखो, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। आपका m और 2m है, d डिस्टेंस पे रोटेट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए मुझे फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पर क्लियरली आप कह सकते हो कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा g मास इंटू 2m/d², ये होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा f है क्या कर रहा है? रोटेट अबाउट दियर कॉमन सेंटर ऑफ मास इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए? आपको निकालना क्या है? आपको टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? T इक्वल टू 2π/ω। तो आपको इस फोर्स के रिलेशन से ओमेगा निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे? सोचिए, अगर आप इसको निकाल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर आप इसको निकाल लेते हैं। 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट लग रहा है, कर सकते हैं आप। ठीक है, सेंटीमीटर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो सेंटीमीटर जब हम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फोर्स है हमारे, ये किसके बराबर हो जाएगा? सेंटीमीटर के, क्योंकि रोटेशन हो रहा है और सेंटीमीटर होता क्या है? m/r ω²। बस अब यहाँ पे कहानी ये है, या तो आप इसके अबाउट लगाइए या इसके अबाउट लगाइए, क्योंकि ओन एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो अगर मैं m1 के लिए लगाऊँ तो m1r1 ω² इक्वल टू कितना हो जाएगा? g m1m2/d²। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर R1 और R2 निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है, आपने क्या करना है कि जो R1 और R2 है यहाँ पे, जैसे पूरा R1 है, आप मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ से डिस्टेंस अगर R1 है, ये R2 है, तो आप ये समझ सकते हैं कि R1 + R2 d है। तो इसका मतलब है R1 की वैल्यू हो जाएगी d - R2। तो ये कैसे निकलेगा भैया? ये कैसे निकलेगा बताओ? ये तो बड़ी बला आ गई। अब देखो,
जब दो मास सिस्टम होता है तो सेंटर ऑफ मास की कंडीशन होती है उसके लिए m1r1 इक्वल टू m2r2, ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लगाएं तो m1r1 में देखें ये तो m दिया है, r1 की वैल्यू आप r1 ही रख लीजिए, और ये तो 2 दिया है m2, ठीक है 2m दिया है, और r2 की वैल्यू रख दीजिए d माइनस r1, m से m कट गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, r1 इक्वल टू आ जाएगा 2/3d। तो इसका मतलब है r1 की वैल्यू आ गई 2/3d, और इसकी भी वही आएगी फिर 2/3d, दोनों को माइनस करोगे। समझ रहे हैं ना। ये जब भी कोई दो मास सिस्टम है आपके पास, आप इजीली इससे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो हमने क्या किया, r1 लिया, यहाँ भी इसमें माइनस कर दिया, सॉल्व करेंगे, m से m कट गया, तो r1 सॉल्व करोगे तो आपका r1 की वैल्यू आ गई। अब अगर आप इसको r1 के लिए लगाओगे, अब आपका ये क्वेश्चन 1 मिनट में आ जाएगा। मास m1 का m है, ठीक है। चलो अगले स्लाइड भी चलते हैं, इतनी देर हो ही गई है, थोड़ा और एडजस्ट करो। मास m1 का m है और इसका 2d/3 है, और ओमेगा स्क्वायर हो गया इक्वल टू gm2m ओवर d स्क्वायर हो गया। सॉल्व करिए इसको, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3gm ओवर d स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ओमेगा निकालोगे, ओमेगा कितना आ जाएगा √3gm ओवर d, और जैसे ओमेगा आया तो t इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो ओमेगा जैसे रखते हो आप तो आंसर आ जाएगा 2π√d³ ओवर 3gm। तो यह इसका आंसर है। अब देखो ना बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, 2 स्टार ऑफ मास इतना एट अ डिस्टेंस इतना रोटेट अबाउट देयर ओन कॉमन सेंटर ऑफ मास इन फ्री स्पेस। आप इस पर भी लगा सकते थे, ये भी तो घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है। पहले हमने इस पर फोर्स लगाया, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, अब ये भी तो घूम रहा है ना यहाँ पर अपने उस पर, ये भी घूम रहा है। तो आप चाहे तो इस पर लगा लीजिए, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस आएगी फिर। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास की देखनी पड़ेगी ना कि कितना इसका सेंटर ऑफ मास है, किसके अबाउट घूम रहा है। तो हमने सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाला। जैसे ही हमारा वो डिस्टेंस आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, सेंटीमीटर को इसके बराबर कर दिया। ये जैसे हमने इक्वल करा तो हमें सॉल्व करके ओमेगा आ गया, और हमें तो टी चाहिए था, और टी चाहिए था। यहीं पर कहानी खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।